हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, 36 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, शैलेंद्र वंशीय निम्नलिखित राजाओं में से किनके का समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो शैलेंद्र वंशीय राजाओं की बात कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी BCD। आपका बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन और श्री राम विजयातुंग वर्मन की राइट आंसर हो जाएगा। आप सम्राग्रवीर जो है इससे संबंधित नहीं है, यानी डी इसका राइट आंसर दिया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। शैलेंद्र वंशी, ठीक है, शैलेंद्र वंशीय की प्रमुख राजाओं के मैत्रीपूर्ण संबंध जो है समकालीन भारतीय राजाओं के साथ इस प्रकार थे। जैसे जावा यौभूमि के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी के समय नालंदा में एक विहार बनवाया था, और इस विहार के रख रखाव तथा धर्म रत्न के लेखन हेतु देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। और 1006 ईस्वी में राजराज प्रथम ने समकालीन श्रीविजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन या फिर चूड़ामणि को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण हेतु प्रेरित किया था, और राजराज ने इस विहार के लिए आनंग ठीक है आनेमंगलम नामक ग्राम दान में दिया था, और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इस दान की पुष्टि की थी तथा इसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किया था। सम्राग्रवीर ने श्री विजय की राजा धर्मसेतु 775 ईस्वी की पुत्री तारा से विवाह किया था। उसने श्री विजय पर शासन किया तथा कंबोडिया को खो दिया था, और जावा में बोरोबुदूर का विशाल स्तूप है। और जावा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। अगला हमारा निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखने की बात कर रहा है। तो इसे आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका डी, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC 1920, जिसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो चंद्रशेखर आज़ाद इससे रिलेटेड हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, इसका संबंध डॉक्टर अंबेडकर से 1936, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध 1947। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सूत्र दीर्घ निकाय से संबंधित हैं? तो दीर्घ निकाय का संबंध आपका इसमें जो है सभी से हो जाएगा, चाहे ब्रह्मजाल सूत्र की बात करें, महापदानु सूत्र की बात करें, महापरिनिब्बानु सूत्र की बात करें, या फिर सामंज फल सूत्र की बात करें। तो ABCD यहाँ पे चारों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बौद्ध साहित्य के दीर्घ निकाय में राज्य तथा राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, और दीर्घ निकाय से संबंधित प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। जैसे ब्रह्मजाल सूत्र में वर्णित है कि गंगा घाटी में 62 संप्रदायों का उल्लेख है, और महापदानु सूत्र में 7 बुद्धों का उल्लेख है, जिनमें विपस्सी, सिखी, वेशभू, कुकसंध को नागमन, कश्यप और गौतम थे। और महापरिनिब्बानु सूत्र में वर्णित है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को लेकर विवाद उठा, जिसके 8 दावेदार थे। और सामंज फल सूत्र में गौतम बुद्ध के समकालीन प्रभावशाली धर्म सुधारकों की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृतियों के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा राइट है, ये पूछा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित है, तो इसे देख लेते हैं। यानी ए राइट है, इसका A और C इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं A है, दलितों को स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में से प्रेमचंद एक थे, जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे और उनकी विशिष्ट समस्याएं भी थी। और C है इसका, प्रेमचंद जो है सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी की स्थितियों दोनों के लिए चिंतित रहते थे। तो A और C इसमें राइट हो जाएगा, बाकी B और D इसमें रॉन्ग हो जाएगा।
आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव था और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के समीप ग्राम लहमी, ठीक है, ग्राम लमही में हुआ था। इन्होंने उर्दू और हिंदी में अनेक उपन्यास तथा ढेरों कहानियां लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृतियों के बारे में सही कथन इस प्रकार हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद को दलितों, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो है दलितों को जो है स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में एक थे। इन्होंने अपनी कहानी सद्दती के माध्यम से दलितों की गरीबी और उनकी प्रमुख जो है समस्याओं को भी दर्शाया है। और प्रेमचंद्र जो है सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी स्थितियों दोनों के लिए चिंतित थे। प्रेमचंद्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखनी के माध्यम से सरकार की तानाशाही और गरीबों पर जो है किए गए शोषण को अपनी कहानी शतरंज के खिलाड़ी एवं सवा शेर गेहूं में दर्शाया है। प्रेमचंद अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील थे। प्रेमचंद की अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन है, जो 1935 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुई थी और बाद में हिंदी में। और कफन एक यथार्थवादी कहानी है। इसमें समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था का व दुष्परिणामों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापाखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? तो वो नीति है आपकी हस्तक्षेपवाद, ठीक है, इंटरवेंशनिज्म। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उपरोक्त कथन किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें जो हैं, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापेखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तानों ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन और महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन, पुरुष गुलामों की शादी जो है महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एमबीटी। इब्न बतूता जो है मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। उसकी प्रसिद्ध रचना जो है यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला है, जो अरबी भाषा में लिखा है। उसने 1325 ईस्वी से यात्रा प्रारंभ की और अन्य देशों से भ्रमण करता हुआ स्थल मार्ग से 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंचा। और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, जो कि 8 वर्षों तक पद पर बने रहे। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें मंगोल शासक के पास दूत के रूप में चीन भेजने का आदेश भी दिया था। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन और महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। अगला है हमारा, गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गांधी के सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, तो कौन से इसमें राइट है ये पूछा गया है। तो इसका डी राइट हो जाएगा, यानी ए बी डी, ठीक है, ए बी डी राइट है। सी इसमें रॉन्ग है। सी रॉन्ग क्यों है देख लेते हैं। आपका जो है पहला है, गांधी के लिए सत्याग्रह का आदेश पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मनतादता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेजना था। गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्टसाध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया है। और सी है, गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा भाई, ठीक है। गांधी जी ने कभी भी जो है अपमानित करने की बात नहीं की थी, विरोधी को भी उन्होंने कहा था अपमानित मत कीजिए। तो यहाँ पे सी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और डी, गांधी का राजनीतिक यथार्थबोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और उसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह जो है हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए बी डी राइट हो जाएगा, बाकी सी रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी 1869 और 1948 में 1869 में जन्म हुआ था, 1948 में डेथ हुई थी। भारतीय राजनीतिक मंच 1919 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास में गांधी युग कहा जाता है।
और गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। निर्भीकता उनके सत्याग्रह के आवश्यक अंग हैं। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले और डींग मारने वालों के अस्त्र नहीं है, यह तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है। सत्याग्रह एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं, एक विशिष्ट जीवन पद्धति भी है, जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव आदि एकादश व्रत होते हैं। किंतु आलोचनात्मक रूप में गांधी के राजनीतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह क्या हुए, हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। उनका संवैधानिक प्राधिकरण में अवज्ञा का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला, जो कि समाज विरोधी तत्वों के द्वारा सत्याग्रह के नाम पर सरकार का विरोध करते थे। आर्थर मोर ने इसे मानसिक पीड़ा कहकर इसकी आलोचना की थी और आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के रूप में उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी गई है। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि सत्याग्रह बड़ा भयानक शस्त्र है और इसका प्रयोग जो है बड़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जाता है कि इस सिद्धांत की सफलता जो है प्रयोगकर्ता पर निर्भर करती है। आज व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर इस सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है। अतः सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी का एक महत्वपूर्ण और शाश्वत देन है। अगला क्वेश्चन हमारा, बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बलबन से संबंधित क्वेश्चन है, कौन कौन से इसमें राइट है पूछा गया है। तो पहला और सी, ठीक है, पहला और थर्ड जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बलबन से संबंधित, बलबन का पहला है राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा ईश्वर का प्रतिछाया है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा बलबन से संबंधित, यानी राजा क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ये बलबन कहता था, और राजा ईश्वर की प्रतिछाया है, इसलिए प्रजा को राजा का सम्मान करना चाहिए, ये बलबन ने कहा था। और सी है, बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया था। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा। और बी है, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। भाई समझा जाता था होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बलबन जो है ईरानी रीति रिवाजों को फॉलो करता था, इसलिए डी, बी और डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं गयासुद्दीन बलबन 1265 1265 से 1287 ईस्वी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश यानी मामूलक वंश का शासक था। इसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था, जो कि निरंकुश राजत्व की नींव थी। राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामते खुदाई, ठीक है, नियावते खुदाई माना था तथा मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद है। और राजा जो है जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसका हृदय देवी प्रेरणा व क्रांति का भंडार है। ईश्वर उसे राजसी दायित्व की पूर्ति के लिए प्रेरित व निर्देशित करता है। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित तुर्की पौराणिक वीर अफरासियाब का वंशज बताया है और कुलहीन व्यक्तियों से न वह व्यक्तिगत संपर्क रखता है, न ही उन्हें कोई पद देता है। उसने कहा है, जब मैं किसी तुच्छ परिवार का व्यक्ति देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ी जो है क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उसने सिजदा एवं पाइवॉस जो फारसी परंपरा थी उसे प्रचलित करवाया था। अगला हमारा, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता है? तो सर्वाधिक दंड जो है ब्राह्मणों को दिया जाता था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मनुस्मृति सबसे प्राचीन मनुस्मृति है और मनु ने सप्तांग का सिद्धांत दिया था, जिसमें स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष और दंड मित्र की बात की थी। मनु के अनुसार दंड ही राजा है तथा दंड जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दिग्दंड, वाग्दंड, धनदंड और वधदंड। और मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। 8वें अध्याय में अभियोग की छानबीन, दंड देने के नियम, सब प्रकार के अपराधों तथा दंडों का वर्णन है। और प्राचीन भारतीय न्याय और दंड व्यवस्था का आधार मनु की न्याय व्यवस्था है, जिसमें आपका जो है भावार्थ दिया गया है, ठीक है। अस्तापद्यम तु सुद्रस्त स्तेये भवति किलस्वम षोडशस्तु वैश्यम द्रांति सत्य त्रिश्य च। अर्थात यदि चोरी शूद्र यानी वैश्य या क्षत्रिय करता है तो उन्हें पाप का और क्रमशः 8, 16 और 32 गुना भागीदार बनना पड़ता है। और इसी
इसी प्रकार चूंकि ब्राह्मण को चोरी के गुण अगर हैं तो दोष का सर्वाधिक ज्ञान होता है, अतः वह चोरी करता है तो पाप का 64 गुना भागीदार बनना पड़ता है। इसीलिए शूद्र को कम तथा ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण से चतुर्ह षष्टिपूर्ण वपि संतम शतम भवेत द्विगुणा चतुः षष्टिस्त धूस गुण विद्दिश। इसीलिए ब्राह्मण को इसका उसके 64 गुना 64 गुना जो है ज्यादा दंड मिलता है। ये मनुस्मृति के जो है आपके 8वें अध्याय में कहा गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अगला हमारा लाजा होम अंश था। तो लाजा होम किसका अंश था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी। लाजा होम विवाह अनुष्ठान का अंश था। ठीक है, मैरिज सेरेमनी का। आप देख सकते हैं पाणी ग्रहण के पश्चात वधु और वर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। फिर वधु अपने भाई से खीले यानी भुना हुआ धान लेकर अग्निकुंड में डालते हुए स्वयं को पति के कुल से जोड़ने के लिए देवताओं से प्रार्थना करती है। इस समय वह देवताओं से अपने पति के आयुष्मान होने तथा पारस्परिक अनुराग बढ़ने की भी कामना करती है। और विवाह अनुष्ठान के दौरान किए गए इस प्रक्रिया को लाजा होम संस्कार कहते हैं। वाजपेयी यज्ञ होता है एक, जिसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए इस यज्ञ का आयोजन करता है, जिसमें रथ दौड़ का आयोजन होता है। और पंच महायज्ञ होता है। संन्यास के कर्तव्य क्या होते हैं, आप इनको रेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन देखे हैं, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। जून 1857 के अपने एक्ट, ठीक है, अपने एक्ट यह हो जाएगा 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग का 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया है। और कारण है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और नापसंदगी से देखा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। ए सही नहीं है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर राइट है। ठीक है, ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा, आर राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप इसको देख सकते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह को कुचलने के लिए कई नियम और सैनिक कानून बनाए, जिसमें जून 1857 में एक्ट 14 के द्वारा कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च, ठीक है, गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग यानी 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया था। इसमें सैनिक अधिकारियों को न्यायिक शक्ति प्राप्त हो न केवल पूरे भारत, ठीक है, न केवल पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया, बल्कि फौजी अफसरों आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने तथा दंड देने का अधिकार दे दिया गया। और कारण की बात करें तो कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 यानी भारतीय विद्रोह के कारण जो है सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 ने 1857 के विद्रोह के समय कंपनी में न्यायिक सेवा में थे तथा कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त रहे, जो कि 1857 के विद्रोह में सरकार की धारणा बनी कि इस षड्यंत्र में मुसलमान ही उत्तरदायी हैं। और सर सैयद अहमद ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग तथा उनकी सेवा करने के लिए कहा। इन्होंने पीर मुरीद प्रथा यानी दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया तथा अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता द्वारा प्रचलित किया। कुरान पर टीका के माध्यम से परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की और 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आरंभ किया गया, जो बाद में 1920 में जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन जाता है। अगला हमारा, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभी में जो आयोजित जैन सभा थी उसका आयोजन किया था नागार्जुन ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव वो आदिनाथ थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता या फिर जितेंद्रिय है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का विधान किया था, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, परंतु महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है, 4 व्रतों में जो 5वां व्रत है कौन सा जोड़ा था?
तो जैन धर्म की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए जैन सभाओं का आयोजन होता था। पर मुख्यतः दो जैन सभा का आयोजन हुआ। प्रथम जैन सभा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और द्वितीय जैन सभा 513 ईस्वी में से 526 ईस्वी में वल्लभी में, और इसकी अध्यक्षता देवर्धिगण यानी क्षमा श्रवण ने किया था। और इसके अतिरिक्त चौथी पांचवीं शताब्दियों में मथुरा और वल्लभी में जैन सभा की गई थी। चौथी और पांचवी कहाँ हुई थी? मथुरा और वल्लभी में, जिसमें मथुरा की संगीति के अध्यक्ष जो है खांडिल्य यानी स्कंदिल थे, और जबकि वल्लभी सभा की अध्यक्षता नागार्जुन ने किया था। अगला इसी में है हमारा बाहुबली, जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। इन्होंने कार्योत्सर्ग मुद्रा में ध्यान किया तथा उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। और कुंद की में बात करें तो ये दिगंबर जैन संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। श्रवणबेलगोला में शिलालेख संख्या 40 के अनुसार इनका दीक्षाकालीन नाम जो है पद्यनंदी था। और महावीर स्वामी और गौतम गणधर के पश्चात मंगलाचरण में मंगल कुंदारियों का उल्लेख उनकी श्रमण परंपरा में ख्याति को दर्शाती है। अगला है हमारा दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? तो दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की बात कर रहा है, तो कौन कौन से इसमें विशेषताएं उसमें थी? तो ABC यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट है, और फोर्थ इसमें रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है तो देख लेते हैं। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे पर जो है निर्णय लिया था। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि पहली बार महिला शासिका शासन करती है। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बनता है। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया था। और अगला है, एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता को मजबूती को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ABC। तीनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं रजिया सुल्ताना 1236 से 1240, 1236 से 1240 के बीच पहली बार दिल्ली की जनता के ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। उत्तराधिकार के प्रश्न पर इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। रजिया ने पर्दा त्याग दिया, पुरुषों के समान कुबा यानी कोट कुलाह टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। और मिनहाज कहते हैं कि 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन किया था। मिनहाजुद्दीन सिराज। और सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचरित, प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्ट प्रजापालक व अपनी सेनाओं की नेता थी। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारित्व के। इसी कारण मर्दों की दृष्टि में सब गुण बेकार थे। इसलिए इतिहासकार ने लिखा भी है, क्या रजिया का जो है महिला होना सबसे बड़ा जो है पाप था। उसके शासन की बागडोर जो नहीं संभाल पाई, उसका प्रमुख कारण यह था कि रजिया क्या थी? महिला थी। और रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना जनता अधिकारियों का सहयोग था। उसने जुमा यानी शुक्रवार की नमाज में लाल वस्त्र न्याय मांगने का प्रतीक था धारण करने जनता से सहयोग मांगा था, तथा उसने कहा कि यदि मैं उनके उम्मीदों को नहीं पूरा करती हूँ तो मुझे निसंकोच दिल्ली की गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा यानी अस्थायी के रूप में दिया है। अगला है हमारा, वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम है। तो लाख बख्श के नाम से जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 यानी भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था, जो मोहम्मद गौरी के साथ उसके गुलाम के रूप में भारत आया था। वह एक गुलाम था जिसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। वह अपनी योग्यता, कुशलता और नेतृत्व से वह 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत मोहम्मद गौरी द्वारा भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ। हसन निजामी तथा फख्र-ए-मुदब्बिर जैसे विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। और दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद जो है उसी ने बनवाई थी। और मुसलमान लेखकों में ने उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा था, क्योंकि वह दान करता था, तथा सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण उसका नाम कुरान खा भी पड़ गया था। तबकाते नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी।
और दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा जो है इल्तुतमिश ने कराया था। अगला हमारा 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण है? तो इल्तुतमिश के अतिरिक्त जो शासक का नाम उत्कीर्ण है वो है उनकी पुत्री रजिया सुल्ताना, यानी रजिया सुल्ताना। ठीक है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 यह इलबरी जनजाति का तुर्क था और यह ऐबक का दास था, और तुर्क अमीरों व सैनिक अधिकारियों ने इसे दिल्ली सल्तनत पर बैठाया था। और 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तसीर बिल्लाह से इसने खिलत प्राप्त की थी। खिलत वैधानिक स्वीकृति यानी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। और 1231 ईस्वी में ग्वालियर का घेरा डाला गया और 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद विजय कर लिया था। इस अभियान की विजय स्मृति में सिक्का जारी किया, जिसमें इल्तुतमिश और उसकी योग्य पुत्री रजिया सुल्ताना का नाम उत्कीर्ण करवाया, जो कि उस्मतुल निस्वा के नाम से सिक्कों पर अंकित करवाया। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका 175 ग्रेन का था और उस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण किए थे। और आर त्रिपाठी जो है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।